नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। लखनऊ के गोमती नगर के रिवर फ्रंट पर कल देर रात जिस तरह से एक बड़ा सड़क हादसा देखने को मिला, उसके बाद से लगातार जो कमियां हैं वो देखने को मिल रही है। सिंचाई विभाग की पूरी लापरवाही साफ तौर पर यहां पर देखने को मिली है। जिस तरह से नदी के किनारे स्टील की बैरिगेटिंग की गई है, वहीं कुछ बैरिगेटिंग का हिस्सा टूटा हुआ मिला है, जिसकी वजह से कल देर रात 4 कार सवार लोग हादसे का शिकार हो गए। देर रात हुए इस हादसे के बाद भी न नगर निगम सक्रिय दिख रहा है, न ही सिंचाई विभाग सक्रिय दिखा। आज भी उसी घटना स्थल के पास से गाड़ियां गुजर रही हैं जो किसी बड़े हादसे को दावत दे रही हैं। तो लखनऊ के गोमती नगर में कल रात एक बड़ा सड़क हादसा देखने को मिला था और एक कार गोमती नदी में गिर गई थी। रेलिंग को तोड़ते हुए यहाँ पर स्टील की रेलिंग लगाई गई है, बैरिगेटिंग की गई है, उसको तोड़ते हुए कार जो है वो नदी में गिर गई थी। कार में 4 लोग सवार थे, 2 लोगों का रेस्क्यू किया गया था, 2 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। वहीं गोमती रिवर फ्रंट पर इस दौरान इस हादसे के बाद कई कमियां देखने को मिली है और इस हादसे के बाद ना तो प्रशासन और ना ही निगम की तरफ से कोई अधिकारी अभी तक जांच के लिए वहां पर पहुंचा है और इसके बावजूद वहां पर जो कमियां हैं वो लगातार सामने आ रही है। सिंचाई विभाग की पूरी लापरवाही यहां पर साफ तौर पर देखने को मिल रही है। जिस तरह से नदी के किनारे स्टील की बैरिगेटिंग की गई है, वहीं कुछ बैरिगेटिंग का हिस्सा टूटा हुआ मिला है, जिसकी वजह से देर रात हादसा हुआ है। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए चंदन वर्मा लाइव जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता हमारे साथ। चंदन, गोमती रिवर फ्रंट पर कल देर रात जिस तरीके से सड़क हादसा हुआ था, उसके बाद भी प्रशासन जो है अलर्ट नहीं है, नगर निगम सक्रिय नहीं दिख रहा है, कोई भी मौके पर नहीं पहुंचा और ना ही इसकी जांच की गई। बिल्कुल पूजा, आपको बता दूं जिस तरह से जो कल का जो एक बड़ा हादसा देखने को मिला, उसके बाद से नगर निगम और सिंचाई विभाग जो है सक्रिय नहीं दिख रहा है। जिस तरह से जो कल बड़ा हादसा हुआ है, उसके बावजूद उसी प्लेस से, उसी घटना स्थल से कई गाड़ियां आज देखने को मिली हैं जो निकल रही हैं। अब जो पूरा सवाल जो खड़ा होता है वो सिंचाई विभाग पर खड़ा होता है। हालांकि जो गोमती के किनारे जो बैरिकेटिंग लगी हुई है वो पूरी कहीं कहीं पे टूटी हुई है, जिसकी वजह से जो कल एक ये बड़ा हादसा देखने को मिला। तो देखने वाली बड़ी बात है कि सिंचाई विभाग और नगर निगम कब सक्रिय होता है। बिल्कुल चंदन, यहाँ पर सिंचाई विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है और नदी के किनारे स्टील की बैरिगेटिंग है जो टूटी हुई मिली है, और इसके बावजूद आज भी वहां पर गाड़ियां दौड़ती हुई नजर आ रही हैं और वहां पर रोक नहीं लगाई गई है। ये तो कहीं ना कहीं हादसे को दावत देने वाली बात है। बिल्कुल पूजा, हादसे को दावत की बात अगर करी जाए तो कल जिस तरह का जो कल एक बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें पुलिस की सूझबूझ से दो युवकों को तो बाहर निकाल दिया गया, वहीं एक युवती और एक युवक की 15 से 16 घंटे की जो खोज थी, अभी भी खोज जारी है, लेकिन अभी भी युवती और युवक मिले नहीं है। वो अब देखने वाली बड़ी बात हो कि कब मिलते हैं दोनों। पुलिस का इस मामले में क्या कुछ कहना है? एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर मौजूद है, क्या कुछ सुराग मिल पाया है? एसडीआरएम भी मौके पर मौजूद है। एसडीआरएम में कल से जो लगातार जो देर रात से जो खोजबीन कर रही है एसडीआरएफ की टीम, और आज पुलिस के द्वारा जो लोकल जो गोताखोर है, गोताखोर की भी टीम लगाई गई थी, लेकिन अभी भी दोनों की जो है वो नहीं, डेड बॉडी नहीं मिल पाई है। जी चंदन, इस बारे में विभागीय अधिकारियों से कोई बात हो पाई है क्या कि किस तरीके से उनकी लापरवाही की पोल खुली है? बिल्कुल, नगर आयुक्त की अगर बात की जाए तो नगर आयुक्त अपने सवालों से बचते हुए नजर आ रहे हैं, सिंचाई विभाग भी बचते हुए नजर आ रहा है। और जिस तरह से वहाँ गाड़ी दौड़ रही है, वहां से आज जो गाड़ियां देखने को मिली, नगर निगम की भी गाड़ी दौड़ रही है और प्राइवेट गाड़ियां भी दौड़ रही है। देखने वाली बात है कब नगर निगम जागता है और कब सिंचाई विभाग जागता है। पूजा, चंदन, इस पुल पर ये जो हादसा है ये पहली बार हुआ है? इससे पहले भी कुछ और हादसे देखने को मिले हैं? क्योंकि अभी तक वहां पर गाड़ियां चल रही हैं, निगम की तरफ से ना ही कोई रोक लगाई गई है वहां पर आवाजाही के लिए। बिल्कुल, इससे पहले भी कई हादसे देखने को मिल चुके हैं। इससे अभी हाल ही में रिवर फ्रंट का पूजा एक मामला देखने को मिला था, जहां पे कुछ शातिर चोरों ने वहां की बैरिकेटिंग काट ली थी और उसके बाद जो वहां स्पीकर्स लगे हुए थे, जो हाईमार्क लाइट लगी हुई थी, वो चोरी हो गई थी। जी बिल्कुल चंदन, जो नदी है वह उसके पास जो स्टील की बैरिगेटिंग लगाई गई है वो टूटी हुई पाई गई है। तो ये जो बात है, ये जो मामला है, ये विभाग के संज्ञान में है क्या? क्योंकि उसको दुरुस्त कराने का काम भी विभाग की तरफ से अभी तक नहीं किया गया है। बिल्कुल पूजा, इससे पहले भी जो है खबर चल चुकी है। इससे पहले जब चोरी का मामला हुआ था, लगातार मीडिया ने जो है इसको उजागर किया था। उसके बावजूद भी सिंचाई विभाग और नगर निगम
मौन बैठा हुआ था। अब देखने वाली बड़ी बात है पूजा, जिस तरह का जो ये कल देर रात जो हादसा देखने को मिला है, एक तो कोहरा और दूसरा जो जी। टूटी हुई बैरिकेडिंग, तो अब देखना होगा क्या सिंचाई विभाग जागता है या इसी तरह इस हादसे को दावत दी जाती है। जी बिल्कुल चंदन, देखना होगा कि आखिर सिंचाई विभाग और निगम की जो नींद है वो कब जाकर खुलती है। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। तो गोमती नदी में कल देर रात बड़ा हादसा देखने को मिला था। एक कार नदी में गिर गई जिसमें 4 लोग सवार थे। वहीं राजधानी लखनऊ के प्राथमिक विद्यालयों का समय बदला। ठंड को देखते हुए लखनऊ जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं। बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ के प्राथमिक विद्यालयों का समय बदला गया है। ठंड को देखते हुए लखनऊ जिलाधिकारी ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। क्लास 1 से लेकर 8 तक स्कूल जो होंगे वो सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुलेंगे। जी हाँ, कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के जो स्कूल हैं वो सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक खुलेंगे। बढ़ते ठंड की वजह से ये फैसला लिया गया है। 31 दिसंबर 2022 तक यही नियम लागू रहने वाला है। स्कूलों में कक्षा 1 से लेकर 8 तक के जो स्कूल है सुबह 10 बजे से 3 बजे तक खुलेंगे। राजधानी लखनऊ के प्राथमिक विद्यालयों का समय बदला गया है। बढ़ते ठंड को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। जिलाधिकारी ने दिशा निर्देश जारी किए हैं स्कूलों को लेकर। राजधानी लखनऊ के प्राथमिक विद्यालयों का समय बदला गया है। ठंड को देखते हुए लखनऊ जिलाधिकारी ने दिशा निर्देश दिए हैं और इस दौरान कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के जो स्कूल हैं वो सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक खोले जा सकते हैं। 31 दिसंबर 2022 तक यही नियम लागू रहेगा और उसके बाद मौसम को देखते हुए तय किया जाएगा कि ये नियम आगे लागू रहेगा या इसको यहीं तक जारी रखना होगा। बहरहाल राजधानी लखनऊ के प्राथमिक विद्यालयों का समय बदला गया है। बढ़ती ठंड की वजह से प्रशासन ने यह फैसला लिया है। जिलाधिकारी ने स्कूलों को दिशा निर्देश दिए हैं। कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के जो स्कूल हैं वो 10 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक खोले जा सकेंगे। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ चंदन वर्मा जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। चंदन, राजधानी लखनऊ के प्राथमिक विद्यालयों का समय बदला गया है और बताया जा रहा है बढ़ती ठंड की वजह से यह फैसला लिया गया है। बिल्कुल पूजा, बता दो जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठकर जो बढ़ती हुई ठंड को लेकर एक दिशा निर्देश जितने भी जिलाधिकारी थे उनको जारी किया था, उसी क्रम में आज जो है लखनऊ के जिलाधिकारी सूरपाल गंगवार ने एक बड़ा आदेश जारी किया है। ठंड को लेकर जो प्राथमिक विद्यालय है उनका समय जो है बढ़ाया गया है। जी, और कक्षा 8 से लेकर कक्षा 12वीं तक के जो स्कूल हैं उनके लिए समय की टाइमिंग क्या रहेगी? बिल्कुल मैं बता दूं, उनकी भी समय सारणा जो उनकी भी बढ़ाई जाएगी। जिस तरह से ये प्राथमिक विद्यालयों की बढ़ाई गई है उसको देखते हुए जिस तरह से ठंड जो है बढ़ रही है उसको लेकर जिलाधिकारी का जो ये आदेश आया उसको देखते हुए कहीं ना कहीं जो बड़े बच्चे हैं, जो 12वीं क्लास के बच्चे हैं, इनका भी टाइम जो है अभी जिलाधिकारी के द्वारा जो है आदेश बिल्कुल चंदन, प्राथमिक विद्यालयों का समय बदला गया है। 31 दिसंबर 2022 तक यही नियम लागू रहने वाला है। चंदन, आपको हमारी आवाज मिल रही है? जी पूजा जी, 31 दिसंबर 2022 तक ये नियम लागू रहने वाला है। क्या उसके आगे भी ये नियम लागू रहेगा या फिर ये 31 दिसंबर तक ही चलेगा? बिल्कुल पूजा, देखने वाली बात होगी जिस तरह से ठंड बढ़ रही है। अगर 31 के बाद भी अगर ठंड बढ़ती है तो ये आदेश जो है आगे भी इसी तरह जो है जारी रहेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए चंदन आपका। तो राजधानी लखनऊ के प्राथमिक विद्यालयों का समय बदला गया है। बढ़ती ठंड को देखते हुए लखनऊ जिलाधिकारी ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। वहीं राजधानी लखनऊ के ऐशबाग और नाका हिंडोला के व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर आयकर विभागों की टीम ने सुबह 4 बजे से छापेमारी की है। दिल्ली से टीमों ने शकुंतलम व्यापारिक प्रतिष्ठान पर रेड की है। ऐशबाग पुलिस चौकी के सामने स्थित प्लाईवुड फैक्ट्री, आरा मशीन और गुप्ता बंधुओं के आवास पर भी छापेमारी की गई है। तो सुबह 4 बजे आयकर विभाग की जो टीम है वो मौके पर पहुंची। प्लाईवुड कारोबारियों पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा है। कई व्यापारिक प्रतिष्ठित जो प्रतिष्ठान है उन पर छापेमारी की गई है आयकर विभाग की तरफ से। आयकर विभाग की जो टीम है वो सुबह 4 बजे ही मौके पर पहुंच गई।
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में नगर निगम जोन 2 के शहीद हेमू कल्याणी वार्ड में क्रेडाई की तरफ से निर्मित चौक का लोकार्पण किया गया, जिसका छत्तीसगढ़ के 4 पहचान नरवा गुरुवा गुरुवा बारी को संजोते हुए दिखाया गया, जिसका लोकार्पण रायपुर नगर के महापौर एजाज ढेबर और रायपुर उत्तर के विधायक कुलदीप सिंह जुनेजा ने किया। इस दौरान महापौर ने कहा कि छत्तीसगढ़ संस्कृति और कला के रंगीन चित्रों और परंपरागत शिल्प से सजा चौक देखने लायक है। CSR के फंड से यह चौक निर्माण हुआ है। मेरे को लगता है कि पूरे प्रदेश में पहला चौक होगा जिसमें CSR फंड से ये बना है। इसके पहले ये लोग ने तेलीबांधा डिवाइडर में भी लोग ने पैसा दिया था। दूसरा ये चौक है, तो अच्छी बात है। ये इस तरीके से जब जो रायपुर शहर में रहता है, जो रायपुर में रहते हैं उन लोगों के लिए ये मतलब सबके लिए वो रहता है कि अगर कोई चीज़ काम अच्छा करते हैं तो पूरे शहर के लिए होना चाहिए। और क्रेडाई कोई छोटी मोटी संस्था नहीं है, पूरे जो बड़े हमारे पूरे बिल्डर हैं पूरे रायपुर शहर के पूरे प्रदेश के, उन लोगों की संस्था है, तो वो लोग काम कर रहे हैं। दूसरा काम है इन लोगों का, अच्छी बात है। और मुझे लगता है कि इस तरीके का अगर लोगों का एक जो जन सहयोग की हम बात करते हैं, अगर इस तरीके से पब्लिक से और जनता से और अच्छी बड़ी बड़ी संस्थाओं से इस तरीके का सहयोग मिलता रहेगा तो हम एक शहर को बेहतर पोजीशन में बेहतर स्थिति में लाने की हम आज बेटा देवेंद्र नगर कपड़ा मार्केट के पास एक पिंक टॉयलेट था, बहुत सुंदर बना है। और आज एक क्रेडाई संस्था ने अपनी तरफ से एक शानदार चौक बनाया है, जिसका लोकार्पण महापौर जी और मैंने किया है। और क्रेडाई के सभी पदाधिकारियों को बधाई देता हूँ कि शहर में उन्होंने और भी बहुत सारे ऐसे अच्छे काम जो सार्वजनिक जनता को जो सुख दे, जो जनता को अच्छा लगे, ऐसे काम कर रहे हैं। और मैं इनसे निवेदन करता हूँ कि मेरे विधानसभा में ऐसे और सुंदर चौक जहाँ जहाँ मैं बताऊँ तो 2-4 चौक ऐसे सुंदर बना देंगे तो मुझे खुशी होगी और लोगों को भी अच्छा लगेगा। वहीं गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात हुई। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने नई दिल्ली में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से शिष्टाचार भेंट की। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के बाद भूपेंद्र पटेल की राष्ट्रपति के साथ ये पहली बैठक थी। छपरा में जहरीली शराब से हुई मौत की जांच करने आई नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बिहार आने से राजनीति गर्मा गई है। पूरा विपक्ष ह्यूमन राइट कमीशन के दौरे को राजनीतिक दौरा बता रहा है। कांग्रेस ने कहा कि भारत सरकार कई संवैधानिक संस्थाओं को दबाव में लेने के बाद अब मानवाधिकार आयोग को दबाव में लेकर बिहार के शराब कांड की जांच कराना चाहती है। लेकिन गुजरात में पुल हादसे में सैकड़ों की मौत हुई, इस पर किसी का मुंह नहीं खुला है। इतनी ही निष्पक्षता है तो गुजरात के जो मोरबी पुल हादसा हुआ, जिसमें नरेंद्र मोदी जी के मित्र द्वारा बनाए गए पुल में 150 लोगों की जान चली गई, उसकी जांच क्यों नहीं मानवाधिकार किया? मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश में सैकड़ों की जान जहरीली शराब से गई। भारत सरकार या भाजपा मानवाधिकार से उसकी जांच की मांग क्यों नहीं की? कई भाजपा शासित प्रदेश हैं जहां जहरीली शराब से सैकड़ों लोगों की जान गई है, एक बार में दर्जन लोग मरे हैं, लेकिन मानवाधिकार आयोग वहां तक नहीं पहुंचा है। लेकिन बिहार में चुपके से बिना राज्य सरकार की सूचना दिए बिहार में प्रवेश कर छपरा शराब कांड की जांच कर रही है। तो इससे सवाल उठता है कि आज कई संवैधानिक संस्थाओं के बाद अब मानवाधिकार भी भारत सरकार और नरेंद्र मोदी के दबाव में काम करने को विवश है। देश में जहरीली शराब से सर्वाधिक मौत भाजपा शासित राज्यों में हुआ। 1 नंबर पर मध्य प्रदेश है, कर्नाटक है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। जहां शराबबंदी लागू है गुजरात, वहां जहरीली शराब से मौत हुई। हाफ सेंचुरी से ऊपर गया। मानवाधिकार आयोग की टीम नहीं गई, गैर भाजपा शासित राज्य। अब बिहार में पहुंची है मानवाधिकार आयोग की टीम। क्या मानवाधिकार आयोग भाजपा अधिकार आयोग बन गई है क्या? उन राज्यों में मानवाधिकार आयोग की टीम क्यों नहीं गई? क्या इस देश के अंदर में कंस्टिट्यूशनल क्राइसिस को कायम करना चाहती है भाजपा? क्या संवैधानिक संस्थाएं भाजपा के इशारे पर चलेगी? ये तो बात तो साफ हो गई है ना। जो लोग कल तक गोदी सेठ के यहां मुलाजिम गिरी करते थे वो तो चुपचाप थे इन मौतों पर, लेकिन बिहार के मामले में का एक मरी हुई सैयस उठ गए हैं।
वहीं बिहार में जहरीली शराब से हुई मौत के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की 2 टीम बिहार पहुंची। इस मामले पर बिहार सरकार लगातार बीजेपी पर हमलावर है। इस बीच सुशील मोदी ने अब बिहार सरकार पर पलटवार किया है। राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कहा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वागत योग्य संस्था है। ये केंद्र सरकार के निर्देश पर काम नहीं करती। आयोग की टीम का आना भी एक रूटीन प्रक्रिया है। इससे सरकार क्यों डरी हुई है? आयोग की टीम अगर बिहार आ रही है तो नीतीश इसमें घबराने की क्या जरूरत है? क्यों परेशान है? अगर आपने झूठ नहीं कहा, कोई गलत नहीं किया, आपको छिपाने के लिए नहीं है, तो फिर डरने की क्या बात है? और देखिए, जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है, ये एक स्वायत्त शासित संस्था है, स्वतंत्र संस्था है, और ये बीजेपी शासित राज्य में भी जाती है। मोरबी में जब घटना घटी, ब्रिज टूटा या उसके पहले एक शराब कांड हुआ, तो वहाँ की राज्य सरकार को नोटिस देने का काम किया था आयोग ने। और इतना ही नहीं, तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में और उत्तर प्रदेश के जो मेंटल हेल्थ सेंटर था, उसकी जांच करने के लिए फुल टीम गई थी वहाँ पर। और बिहार में जब हम लोग सरकार में थे तो 1 दर्जन से ज़्यादा जहरीली शराब से जुड़े मामलों में मानवाधिकार आयोग ने बिहार सरकार को नोटिस दिया है। संबंधित डीएम को नोटिस दिया, डीजीपी को नोटिस दिया, और 2 मामलों में तो मानवाधिकार आयोग ने 3-3 लाख रुपया देने का निर्देश किया है। ये कोई आयोग पहली बार किसी राज्य में नहीं जा रही है। उसको कोई बीजेपी और गैर बीजेपी से मतलब नहीं है। अगर किसी राज्य का मुख्यमंत्री इतना निर्दयी हो जाए, इतना संवेदनहीन हो जाए, तो कहे कि जो पिएगा सो मरेगा, और मुआवजा देने से इनकार कर दे, और 100 से ज़्यादा लोग मर जाए, लोग कहे कि केवल 38 लोग मरे हैं, तो वैसे राज्य में क्या मानवाधिकार आयोग को जाने की आवश्यकता नहीं है? क्या गरीब का कोई मानव अधिकार नहीं है? क्या उन विधवाओं का कोई अधिकार नहीं है? क्या उन अनाथ बच्चों का कोई अधिकार नहीं है? इसलिए नीतीश जी, मानवाधिकार आयोग की अगर टीम गई है तो उनको पूरी बात बताइए, उनको जांच करने दीजिए, उसके काम में अड़ंगा मत डालिए। वहीं बिहार के सारण में जेडीयू के राज्य परिषद सदस्य कामेश्वर सिंह के घर में अंग्रेजी और देशी शराब मिली है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि उसी के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है, जेडीयू नेता कामेश्वर सिंह अपने घर में नहीं रहते हैं। उनके घर पर लोग किराए पर रहते हैं। उनके पास से ही ये शराब मिली है। कामेश्वर सिंह के घर से 60 पीस फ्रूटी, 3 बोतल विस्की, 2 लीटर स्प्रिट मिली है। पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार भी किया है। इसके अलावा पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस मामले में सफाई देते हुए जेडीयू नेता कामेश्वर सिंह ने कहा कि कई सालों से वो उस घर में नहीं रहते जहां से शराब बरामद हुई है, इसलिए वो इस बारे में कुछ नहीं जानते। वहीं सिद्धार्थनगर के सघन सहकारी समिति रहरा बाजार में यूरिया की किल्लत से किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों को समय से खाद न मिलने से काफी समस्याएं किसानों के सामने आ रही है। किसानों की सुबह सुबह खाद के लिए लाइन लगानी पड़ती है। वहीं किसानों से जब पूछा गया तो उनका आरोप है कि कई घंटों से लाइन में खड़े रहते हैं लेकिन खाद नहीं मिलती और 300 रुपए में खाद दी जा रही है। वहीं रायबरेली में आवारा पशुओं ने आतंक मचा रखा है। आवारा पशुओं से जिले के अन्नदाता परेशान हैं। ठंड के बावजूद पूरी रात जागकर जो अन्नदाता हैं वो अपने खेतों की रखवाली करने को मजबूर हैं। जिला प्रशासन ने आवारा पशुओं से मुक्त होने का दावा किया है, लेकिन किसान हैं कि वो बता रहे हैं कि जिले में छुट्टा जानवरों का आतंक है और उसके लिए उन्होंने प्रशासन से गुहार लगाई है और मदद की मांग की है कि जल्द ही आवारा पशुओं से उन्हें निजात दिलाई जाए। वहीं अलीगढ़ में स्वास्थ्य महकमे में व्यवस्थाओं की पोल खुली है। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। अलीगढ़ में स्वास्थ्य विभाग में व्यवस्थाओं की पोल खुली है। मोबाइल टॉर्च की रोशनी में घायलों का उपचार किया गया है। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं अलीगढ़ से, जहां पर स्वास्थ्य महकमे की व्यवस्थाओं की पोल खुलती नजर आई है। यहां पर टॉर्च की रोशनी में एक घायल का इलाज किया जा रहा है। मलखान सिंह जिला अस्पताल में काफी देर रात तक बिजली गुल रही। जहां की ये तस्वीरें हैं, अस्पताल में बिजली गुल रही, जिसके बावजूद डॉक्टर्स ने टॉर्च की रोशनी में घायल का इलाज किया है। बता दें आपको, करोड़ों रुपए फूकने के बावजूद यहां पर
सेल्फ जनरेटर या इन्वर्टर का रखरखाव नहीं था, जिसके चलते डॉक्टर्स ने टॉर्च की रोशनी में एक घायल का इलाज किया है। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रदीप पुंडीर जुड़े हुए हैं। प्रदीप, अलीगढ़ में स्वास्थ्य महकमे की व्यवस्थाओं की पोल खुली है। मोबाइल टॉर्च की रोशनी में डॉक्टर ने घायलों का उपचार किया। बिल्कुल, यहाँ पर देखने को मिला है जिला मलखान जो हॉस्पिटल है, यहाँ पर एक मरीज आया था, लाइट की व्यवस्था थी नहीं। डॉक्टरों ने जो मरीज के जो तीमारदार थे, जो परिजन थे, उनको साथ में लिया और उनके जो मोबाइल से जो लाइट निकलती है, उस लाइट में पेशेंट का जो ऑपरेशन किया गया है। प्रदीप, क्या यहाँ हमेशा ही ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती है? लाइट गुल रहती है तो टॉर्च की रोशनी या फिर कोई और रोशनी जलाकर घायलों का उपचार किया जाता है? बिल्कुल, ये समस्या बहुत लंबे समय से बनी हुई है। तमाम एप्लीकेशन दिए गए हैं, तमाम बातें कही गई है, लेकिन सुविधा के नाम पर मरीजों के पास यहाँ पर कुछ भी नहीं है। और ये ऐसी पहली घटना नहीं है जब इस तरह का काम हुआ है। यहाँ पर ना तो जनरेटर है, ना ही इन्वर्टर है, ना ही और कोई व्यवस्था है। आप देखिए कि ऑपरेशन जैसी चीज अगर मोबाइल की नेट में की जा रही है तो कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी लापरवाही है। बिल्कुल प्रदीप, इस बारे में अस्पताल संचालक जो है या अस्पताल प्रशासन, उनका क्या कुछ कहना है? जनरेटर के लिए क्या उन्होंने विभाग को कोई एप्लीकेशन नहीं दी, और दी है तो विभाग की तरफ से क्या कुछ जवाब सामने आया है? जब हमने सीएमओ से बात की तो सीएमओ ने हमें बताया कि अभी इन्वर्टर के लिए हमने ऊपर एक एप्लीकेशन लिख के दे दी है और इसका जवाब जल्दी आपको मिल जाएगा। लेकिन इस तरह की जो लापरवाही डॉक्टर द्वारा की गई है, इनके खिलाफ भी जांच बिठाकर सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रदीप, अस्पताल में कब से ऐसे ही हालात बने हुए हैं? पिछले 6 महीने से अस्पताल के अंदर इसी तरह के हालात है कमोबेश, क्योंकि इन्वर्टर खराब हो गया, जनरेटर जो था वो खराब हो गया और वो रिप्लेस अभी किया नहीं गया। हालांकि इसके लिए सीएमओ की तरफ से एक लेटर जारी किया गया था, एक वो सूचना जारी की गई थी, लेकिन उस पर अभी कोई अमल हुआ नहीं है। पिछले 6 महीने से जनरेटर खराब है, एप्लीकेशन दी गई है, उसके बावजूद यहाँ पर रोशनी की व्यवस्था नहीं की गई है अस्पताल में। बिल्कुल, ये स्वास्थ्य सेवाएं जो है अलीगढ़ में मुझे लगता है कि दम तोड़ती हुई नजर आ रही हैं। लगातार सीएमओ से कहा जा रहा है, टीएम की तरफ से भी आपत्ति दर्ज कराई है, लेकिन बावजूद इससे कोई भी इंतजाम नहीं हो पाया लाइट का। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप इस अपडेट के लिए आपका। तो मलखान सिंह जिला अस्पताल में बिजली गुल रही देर रात तक, जिसके बाद डॉक्टर्स ने टॉर्च की रोशनी में घायल का इलाज किया है। करोड़ों रुपए फूकने के बावजूद यहां पर एक जनरेटर की व्यवस्था तक नहीं है। पिछले 6 महीने से जनरेटर खराब है जो ठीक नहीं कराया गया। वहीं शाहजहांपुर में रेलवे लाइन क्रॉस करते समय एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। रेलवे लाइन पार करते समय ट्रेन से कटकर एक युवक की मौत हो गई। राजधानी ट्रेन से कटकर युवक की मौत हो गई है। शाहजहांपुर की ये तस्वीरें हैं। बताया जा रहा है रेलवे लाइन पार करते समय यह हादसा हुआ है। ट्रेन से कटकर युवक की मौत हो गई है। रेलवे का फाटक बंद होने के बावजूद युवक लाइन के नीचे से बाइक निकालने की कोशिश कर रहा था, तभी एक ट्रेन अचानक आई और ट्रेन से कटकर युवक की दर्दनाक मौत हो गई है। लखीमपुर जिले के पसगवा थाना क्षेत्र का रहने वाला बताया जा रहा है युवक, और अस्पताल में वो अपने परिजनों के लिए खाना लेकर जा रहा था, जहां पर रेलवे फाटक पर ये हादसा हुआ। वहीं मेरठ में पति पत्नी के घरेलू विवाद को सुलझाने के लिए पंचायत जंग का अखाड़ा बन गया। देखते ही देखते युवक और युवती पक्ष के दोनों ही लोग आपस में भिड़ गए। दोनों ही पक्ष के बीच जमकर लाठी डंडे चले और पत्थरबाजी हुई। दोनों ही पक्ष के लोग इस मारपीट में घायल हो गए। मामला जब थाने पहुंचा तो दोनों पक्ष थाने के अंदर भी एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हुए नजर आए और फिर से पुलिस के सामने ही भिड़ गए। पुलिस ने लाठी से फटकारते हुए भीड़ को तितर बितर कर दोनों ही पक्ष के लोगों को हिरासत में ले लिया और उनसे पूछताछ कर रही है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।